आज हम टाइट्रेशन के सिलसिले की जो है तीसरी वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसमें जो हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कि उसको परफॉर्म कैसे किया जाता है। अच्छा, उसमें से भी हम स्पेसिफिकली इस वक्त बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस्ड टाइट्रेशन की। वो कि इसमें साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस्ड टाइट्रेशन के लिए भी थोड़ा सा ही चेंज होता है, वो मैं साथ साथ बताऊंगा जरूर। लेकिन उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी हम बना लेंगे। तो देखें, किसी भी टाइट्रेशन में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है, सही है। और उस ऑब्जेक्ट में क्या है कि कोई दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन नॉन होती है। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है N/20 solution of sodium hydroxide. Find out normality and amount का मतलब होता है ग्राम of HCl in ग्राम पर 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो हर चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। अब इसका ताल्लुक तो है कैलकुलेशन से, लेकिन यहाँ पर आपको जो दो अहम चीजें मालूम हो गई वो ये है कि आपके पास जो दो केमिकल्स हैं, दो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन है HCl और एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब आपको ये ऑब्जेक्ट देखते हुए आइडेंटिफाई करना है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं। अब इसके लिए आपकी बैकग्राउंड नॉलेज का होना जरूरी है कि यू मस्ट नो दैट व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच आर स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड विच आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये मालूमात का आपके लिए होना जरूरी है, वरना जब आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकेंगे तो आप इसके प्रोसीजर के ऊपर नहीं जा सकेंगे। फिर आ जाए बात करते हैं थ्योरी की। तो ऑब्जेक्ट के बाद थ्योरी। थ्योरी लाजमत है, थ्योरी लिखने के मार्क्स भी हैं। थ्योरी वही है जो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज टाइट्रेशन एंड व्हाट इज टाइट्रेशन, इट इज द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रीमेट्री। यानी ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की एक काइंड है। इट इज अ कॉमन लेबोरेटरी मेथड इन विच द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ नॉन सोल्यूशन, लाजमत सोल्यूशन का नॉन होना जरूरी है, ठीक है। तो सोल्यूशन का नॉन होना जरूरी है, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन हो सकती है, determined by allowing it to react with a solution of non concentration। दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन का नॉन होना जरूरी। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन नॉन है, यानी इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज कर रहे हैं और HCl की कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम करना है। अच्छा, अब थ्योरी में हमें यह भी लिखना जरूरी है, द प्रोसेस ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड आयंस फ्रॉम द बेस। यानी हाइड्रोक्साइड आयन बेस से आएगा, हाइड्रोजन आयन एसिड से आएगा, टू प्रोड्यूस वाटर। अच्छा, आम फहम इसमें जो बात की जाती है क्या है? इन अदर वर्ड्स, इन न्यूट्रलाइजेशन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन एक्चुअली जो असल न्यूट्रलाइजेशन है वो तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के रिएक्शन को कह रहे हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उसी ऑब्जेक्ट के लिहाज से आपके पास इक्वेशन डेवलप होगी। यहाँ पे हमने इसको आयनिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है मेंशन किया हुआ है कि HCl है, तो उसको आयनिक फॉर्म में मेंशन कर दिया कि इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयंस इन एक्वस मीडियम। क्योंकि हम एक्वा सॉल्यूशन ही ले रहे हैं, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिकली वहां पे रिएक्शन हो क्या रहा है? आप ये देखिए कि बिफोर द रिएक्शन भी सोडियम और क्लोराइड जो है आयंस की फॉर्म में थे, वो आफ्टर द रिएक्शन भी ये अभी भी अपनी आयंस की फॉर्म में है। लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन थे, ये कंबाइन होकर वाटर बना दिया इन्होंने। तो असल रिएक्शन तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस के दरमियान हुआ है। तो इसकी आयनिक इक्वेशन में तो यही चीजें लिखी जाएंगी। बाकी जो स्पेक्ट्रेटर आयंस है उनको तो हम यहाँ पे मेंशन ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी इक्वेशन तक की बात कंप्लीट हो गई है। अच्छा, तो इक्वेशन में आपके लिए एग्जाम में, एग्जामिनेशन कॉपी में ये इक्वेशन लिखना जरूरी है। आप ये ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन का लिखना जरूरी है।
अच्छा, अब आइए इसका प्रोसीजर, हम इसको प्रोसेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पिछली वीडियो में ये देख चुके हैं कि कौन कौन से अपैरेटस हम यूज करते हैं। तो वो तमाम अपैरेटस जिनको ग्लासफियर कह रहे हैं, जैसे पिपेट है, ब्यूरिट है, कॉनिकल फ्लास्क है, ये तमाम चीजें हमें वाटर से वॉश कर लेना है। ठीक है। डिस्टिल वाटर है तो उससे एक मरतबा रिंस भी कर लीजिए, वरना टैप वाटर से भी काम चल जाएगा। रिंस द ब्यूरिट विथ, अच्छा अब ब्यूरिट विथ किससे रिंस करेंगे? ब्यूरिट को रिंस उर्दू में कहेंगे खंगालना। किससे खंगालेंगे? तो रिंस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो ब्यूरिट है, देखें ब्यूरिट के अंदर उसमें यकीनन जब आपने वाटर से उसको वॉश किया है, वेदर इट इज डिस्टिल वाटर और टैप वाटर, वाटर के ड्रॉप्स अंदर की तरफ लगे हुए होंगे। तो अगर हम इसको आमतौर पे जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन होती है, तो यहाँ पर हम लेते हैं बेस, हम बेस को ब्यूरिट में फिल करते हैं। तो अगर हम बेस को ब्यूरिट में फिल करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि वाटर उसमें शामिल हो जाएगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब कर देगा, तो हम हमारी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो इस वजह से एक मरतबा क्या करते हैं, हम ब्यूरिट को बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में बता रहा हूँ मैं, तो यानी जिस टाइट्रेशन में ब्यूरिट में आपको बेस लेना है, तो उसको बेस से, गिवन बेस से जो है आप इसको रिंस करेंगे, और उसका जो रिंस करने के बाद जो सॉल्यूशन है उसको दोबारा अपने कंटेनर में नहीं ले लेना है, बल्कि उसको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है। देन आफ्टर दिस, आफ्टर रिंसिंग द ब्यूरेट विद बेस, फिल इट विद द बेस। और इस वक्त हमारे पास जो बेस है, इस गिवन ऑब्जेक्ट के लिहाज से, इस गिवन ऑब्जेक्ट में आप देखें तो ये क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज, बेस के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे बेस का मतलब हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। और ब्यूरिट में उसको यहाँ पर 0 मार्क होता है, 0.0 मार्क तक जो है इसको फिल कर लेना है। और फिल इस तरह से करना है कि इसका जो पहली बात तो इसकी लोअर मिनिस्कस देखेंगे हम, लोअर मिनिस्कस देखते हुए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी जो इसका जो टैप है ये पूरा एंड तक फिल हुआ हुआ होना चाहिए। तो देखें, एक तो ये आ गया 0, और इसकी जो लोअर मिनिस्कस हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 0 तक हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर जो ब्यूरिट को फिल किया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर बीकर से डायरेक्ट फिल कर लें या उसमें फनल लगा के फिल कर लें, उससे कोई इशू नहीं है। जैसा कि आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैं डायरेक्ट फिल कर रहा हूँ। और आप देखिए कि मैं इसको 0 मार्क से ऊपर तक ले गया हूँ। क्यों 0 मार्क से ऊपर तक ले गया हूँ? क्योंकि मुझे नीचे जो एम्प्टी, जो उसका जेट है, वहां तक भी तो उसको फिल करना है। तो लाजमन तो मुझे और फिल करना पड़ेगा। और फिल कर लिया। ये वीडियो तो पुरानी बनी हुई है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इस अपने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। तो देखें, इसको हम 0 तक जो है फिल कर लेंगे। अच्छा, अब जब ये हमने 0 तक फिल कर लिया, और 0 तक इस तरह से फिल किया है कि यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो नीचे जेट नज़र आ रहा है, ये जेट भी फिल हो जाना चाहिए। और इसमें कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि एयर बबल है तो लाजमन तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो वो ऑक्यूपाई कर लेगा, तो हमारा जो लिक्विड है उस पर इफेक्ट आएगा। तो अभी तक हमने बात की ब्यूरिट फिल करने की, तो ब्यूरिट हमारा फिल हो गया 0 तक। अच्छा, एक बात और बताते चले हम आपको कि हमारे यहाँ मैट्रिक सिस्टम में और इंटरमीडिएट में जो है हमसे कहा जाता है कि जी पहली रीडिंग तो 0 से स्टार्ट करें। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हम तो डिफरेंस निकालते हैं ना। तो जब डिफरेंस निकालते हैं तो कहीं और से भी शुरू कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इनिशियल रीडिंग को माइनस कर लेना है। रिंस द पिपेट विद गिवन सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा पिपेट, अब लाजमी सी बात है, पिपेट आउट क्या करना है आपको? एसिड पिपेट आउट करना है। तो एसिड से ही जो है, और एसिड भी कौन सा है हमारे पास इस वक्त?
जैसे हमारे पास एसिड है HCl, तो जो भी गिवन HCl है उसी से करना चाहिए। एक और चीज भी ध्यान में रखिएगा, बाज़ औक़ात आपके पास एक से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के अगर HCl ही मौजूद है, तब भी आप किसी भी HCl से नहीं कर सकते उसको रिंस। आपको रिंस उस वाले HCl से करना है जि, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम करना है, या जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है। दूसरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन को आप टच ना करें, उसको यूज ना करें। अच्छा, क्या लिखा हुआ है कि नॉट, यू शुड नॉट दैट, डोंट रिंस द कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क को रिंस नहीं करना है। क्यों? अगर आपने उसको एसिड से रिंस कर दिया तो फिर तो एसिड कुछ उसमें लगा रह जाएगा। तो आपने जितना भी एसिड पिपिट आउट करना है उससे तो ज्यादा हो जाएगा, और उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर ये तो आपकी रीडिंग पे अफेक्ट करेगा। तो इसलिए कभी भी कॉनिकल फ्लास्क को हम रिंस नहीं करते। अगर उसमें वाटर के ड्रॉप्स लगे हुए भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इक्विवेलेंसी होती है कि कितने मोल्स हाइड्रोक्साइड के कितने मोल एसिड के हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर आपने 10 ml में जितने भी एसिड के मोल्स थे, हाइड्रोजन आयंस थे, वो तो उतने ही रहेंगे। ठीक है? क्योंकि हम वहां से फर्दर कोई और एलिक्वेट या कोई और जो है क्वांटिटी हम वहां से लेकर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं कहीं पर, कि कॉनिकल फ्लास्क पे वाटर के ड्रॉप्स लगे हुए जो उस पर अफेक्ट करें। वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे उस पर। ठीक है? तो वहां पे उसे वॉश करने के बाद ऐसे ही छोड़ देना होता है, और अगर उसमें थोड़ा बहुत पानी रह भी गया तो भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा वो। अच्छा जी, पिप इट आउट 10 ml एसिड। और एसिड कौन सा? एसिड लाजमत है। इस गिवन ऑब्जेक्ट में आपके पास HCl का एक्वस सोल्यूशन है इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। तो पिप इट आउट कर लेते हैं इसको। वीडियो में देख लीजिए इसको कि पिप इट आउट करने का तरीका। मैं पहले भी आपको वीडियो कैसे पिप इट आउट करते हैं, कैसे जो है पिपेट फिलर यूज करते हैं, बताया जा चुका है आपको। और अगर किसी को याद नहीं है तो वो पिछली अपैरेटस वाली वीडियो को दोबारा से, यू शुड वॉच द वीडियो ऑफ द apparatus यूज्ड इन टाइट्रेशन। सी, पिपेट फिलर का जो एस है उसके थ्रू हमने इसको सक कर लिया, और यहाँ तक 0 तक जो है इसको फिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि बास पिपेट में यहाँ पर 0 नहीं होता, यहाँ 10 होता है। तो नो प्रॉब्लम, हमें तो 10 ml ही चाहिए। हमारी टाइट्रेशन ज़्यादातर जो है वो 10 ml से वर्क कर रही है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिपेट जो 10 ml की भी होती है और 25 ml की भी होती है, और भी डिफरेंट वॉल्यूम्स की हो सकती हैं। अच्छा, तो हमने देखें इसको। अब ये जो लास्ट ड्रॉप है ना, बास पिपेट में ज़रूरी होता है कि लास्ट ड्रॉप भी जो है इसका डिस्कार्ड, इसका जो है इसमें ट्रांसफ़र करें अंदर कॉनिकल फ्लास्क में। और बाद में होता है कि उस लास्ट ड्रॉप के बगैर ही उसका वॉल्यूम जो कंप्लीट होता है। तो बहरहाल वो एक अलहदा एडवांस एनालिटिकल स्टडी है, वो अभी आपके लेवल पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो बहरहाल इस पिपेट में ये था कि आप इसका लास्ट ड्रॉप भी उसमें ऐड करें, तो हमने लास्ट ड्रॉप भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? एडिंग द इंडिकेटर। नाउ ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। अच्छा, अब इंडिकेटर यहाँ पे कौन सा? स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइट्रेशन में हम थाइमोफ्थिलिन भी यूज़ कर सकते हैं, फेनोफ्थिलिन भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास इंटरमीडिएट और मैट्रिक सिस्टम में ज़्यादातर फेनोफ्थिलिन है, तो हम फेनोफ्थिलिन लेंगे। सो 8 to 3 ड्रॉ। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने, क्योंकि 3 से 4 मरतबा प्रोसेस रिपीट करना होता है, अगर आपने एक मरतबा 2 ड्रॉप लिए तो अगली मरतबा भी 2 ड्रॉप से ही करें। एक मरतबा 3 लिए तो अगली मरतबा भी 3 ड्रॉप से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है? तो अब देखें कि नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसी कॉनिकल फ्लास्क में जिसमें हमने एसिड लिया था उसी में हम ऐड करेंगे फेनोफ्थिलीन। इसके लिए ड्रॉपिंग बॉटल अलग से भी आती है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई भी थी। और यहाँ पे इस वक्त मेरे पास ड्रॉपिंग बॉटल मौजूद नहीं थी, तो हमने ये एक फ्री ड्रॉपर से इसको यूज़ कर लिया। और फेनोफ्थिलीन एसिड में और न्यूट्रल सोल्यूशन में कलर शो नहीं करता है। इसके अपने एंड पॉइंट के ऊपर वो कलरलेस से पिंक हो जाता है, लेकिन उसका एंड पॉइंट जो है 7 के बाद ही आता है, 7 से पहले नहीं आता, 7 पे भी नहीं आता वो। तो अब तक हमने क्या क्या काम कर लिए हैं? हमने ब्यूरेट फिल कर लिया है 0 तक, उसमें से एयर बबल निकाल चुके हैं,
एसिड को पिपेट आउट कर चुके हैं कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क का जो दूसरा नाम है वो अर्डेनमेयर फ्लास्क होता है। ठीक है। और फिर उसमें हमने इंडिकेटर के 2 ड्रॉप डाल दिए, और इंडिकेटर जो हमने यूज किया है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, वो है फेनोल्फथालीन। नाउ ब्रिंग द कॉनिकल फ्लास्क अंडर द ब्यूरेट। कॉनिकल फ्लास्क को हम ब्यूरेट के नीचे रखेंगे, अभी आप देखिएगा वीडियो में। एंड देन ऐड द ब्यूरेट सोल्यूशन इनटू द फ्लास्क विद कंटिन्यूअस शेकिंग। शेकिंग करते रहना है हमें, ताकि वो जो थोड़ा बहुत जो कलर आना शुरू भी हो जाता है तो वो गायब भी हो जाता है, क्योंकि जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो कलर डिसअपियर हो जाता है। किसी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लाजमत बेस ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे वो पिंक कलर देगा, और जब उसे शेक करते हैं या स्विरलिंग करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो वहां से कलर डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन अभी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक नहीं पहुंची होती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि शेकिंग या स्विरलिंग करेंगे। अच्छा, अब ये काम हम उस वक्त तक जारी रहते रखते हैं जब तक के वहां पर कोई फेंट पिंक यानी लाइट पिंक कलर अपीयर ना हो जाए। अभी लाइट पिंक कलर कैसा होता है ये भी आप आज इस वीडियो में देख लीजिएगा, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो यकीनन जानते हैं कि किस तरह का रिजल्ट होना चाहिए एसिड बेस टाइट्रेशन में, खास तौर पे फिनोल्फथालीन वाली टाइट्रेशन में। तो बहरहाल वो फेंट पिंक कलर अपीयर होगा कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस तरह से वीडियो, इसमें हमने जीरो तक इसको फिल किया हुआ था और फिर इसमें हम ड्रेन कर रहे हैं। नाउ सी, देखें हम ड्रॉप, इसका तो एक और तरीका भी होता है, अभी पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए कि इसमें तो हम खुद ही शुरू से ही एहतियात से ना सिलो सिलो ऐड कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है किस वॉल्यूम पर आएगा। ये बेस ऐड हो रहा है कॉनिकल फ्लास्क में, अर्लिन फ्लास्क में, यानी यहाँ पे HCl मौजूद है। अच्छा, मैंने इस वीडियो को बीच में से कट करके आगे कर दिया है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था ये। अब यहाँ पे देखें हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया, लेकिन शेक करते हैं कलर गायब हो जाता है। ये देखिए लाइट पिंक कलर आया, लेकिन हम शेक करेंगे डिसअपियर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है वो करीब में ही है कहीं पे, तो ड्रॉप वाइज ही आगे चलें तो बेहतर होगा। ये देखें लाइट पिंक कलर आ गया। अच्छा, हमें ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो वाइट बैकग्राउंड, मैंने वाइट पेज यहाँ पे रखा इसीलिए है कि वाइट बैकग्राउंड में हम ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। आप वाइट अपने लैपटॉप के अगेंस्ट में भी देख सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह से लाइट पिंक कलर आ गया, डायरेक्ट हमारे पास रीडिंग आ गई है। एक तरीका ये भी होता है कि क्योंकि हमें शुरू में आइडिया नहीं होता है तो हम एक पायलट रीडिंग भी लेते हैं, लेकिन पायलट रीडिंग वाला तरीका मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को नहीं बताता हूँ, क्योंकि उसमें बिला वजह सोल्यूशन आपका ज़ाया होता है, टाइम भी कंज्यूम होता है। अगर आपने शुरू से ही इसी तरह से एहतियात से किया है तो फिर इश्यू नहीं आएगा। और अगर आप करना चाहें तो पायलट रीडिंग में ये होता है कि हम एट वंस 1 1 ml का डिफरेंस लेते चले जाते हैं। किसी एक जगह पे जाके वो डार्क भी हो सकता है। जहां डार्क हो गया, आप सपोज करें कि वो 7 तक आपके पास कोई कलर ही नहीं अपीयर हुआ, या अपीयर हुआ तो वो शेक करने पे गायब हो गया, और जब आपने 8 पे देखा तो आपने देखा कि वो तो बहुत डार्क पिंक आ गया। यानी ऐसा फेंट पिंक कलर, इस तरह का जो लाइट पिंक कलर है वो नहीं आया, बल्कि क्या हो गया, डार्क पिंक आ गया। अब अगर वो डार्क पिंक आ गया तो इसका मतलब है कि आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट था वो तो पीछे कहीं रह गया है, काफी पीछे रह गया है। तो फिर रीडिंग सही नहीं है, लेकिन उससे आपको ये आइडिया हो गया कि 7 तक आपकी कोई रीडिंग नहीं आना है और 8 पे जाके कोई रीडिंग आएगी। ये मैं एक रफली मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारी जो रीडिंग आई उसको आप देख लीजिए कहाँ पर आई। नोट द ब्यूरेट रीडिंग बाय ऑब्जर्विंग लोअर मेनिस्कस, रिकॉर्ड द रीडिंग इन ऑब्जर्वेशन कॉलम एज फाइनल रीडिंग। अच्छा, जब रीडिंग नोट करते हैं तो हमें बिल्कुल फ्रंट से देखना है। दिस इज द करेक्ट वे, दिस एंड दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ ऑब्जर्विंग द रीडिंग। बिल्कुल पैरालेक्स एरर को रिमूव करना है। फिजिक्स में भी आप ये काम कर, इस वीडियो में आप देखिएगा जरा ये कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर
अच्छा, अब यहाँ पर जो एक इशू है, अगर आप नोट करें इस प्रोसेस में, जो हमसे हैंडलिंग एरर हुई है वो क्या है कि यहाँ पर ये बबल्स आ रहे हैं, ये बबल्स नहीं होने चाहिए थे। क्यों आ गए, ये बात मैं भी नहीं जानता हूँ कि क्यों आ गए। ठीक है, तो ये बबल्स होने नहीं चाहिए थे, लेकिन ये शुरू में ही ये बबल्स रह गए थे। क्या रीज़न है? बहुत सारे रीज़न हो सकता है कि ब्यूरेट सही से वॉश ना हो सकता है कि जब हमने उसको उसके अंदर ट्रांसफ़र किया, ब्यूरेट फिल कर रहे थे, उस तक ये बबल्स आ गए हो, हमने गौर ना किया हो, या ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी जब हम ड्रेन कर रहे हैं उस वक्त इसमें कुछ शेकिंग हो गई हो किसी वजह से। कोई भी वजह हो सकती है, हम हतवी तौर पे कुछ नहीं कह सकते कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन अच्छी टाइट्रेशन में ये सही नहीं है। लेकिन इस वक्त हम अगर रीडिंग नोट करें तो रीडिंग है क्या? दिस इज 10, 10.1, 10.2, 10.3। तो 10.3 पे लोअर मेनिस्कस है, तो दिस इज 10.3। स्टार्ट कहाँ से लिया था? स्टार्ट हमने लिया था जीरो से। तो अब देखें जरा। अच्छा, मैं पहले जरा ऑब्जर्वेशन कॉलम पे चला जाऊंगा। तो अब आपने स्टार्ट लिया था 0.0 से, और आपकी फाइनल रीडिंग आ गई 10.3 पर आ गई। टाइटर यानी कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ? इनिशियल में फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्योंकि इनिशियल जीरो रीडिंग थी, तो इसलिए वो 10.3 ही आंसर रहा। तो ये आपकी एक रीडिंग हो गई। अच्छा, अब आपने जब नेक्स्ट टाइट्रेशन शुरू करना है, लेकिन अभी हम इस स्टेज पे थे, दोबारा देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10.3 पे हमारी रीडिंग आई थी। अब हम इसको दोबारा से फिल नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। हम अपनी कॉनिकल फ्लास्क को वॉश करेंगे, जैसे कि आप देखें यहाँ पे लिखा भी है, डिस्कार्ड द कंटेंट ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क, एंड जिसमें पिंक कलर आ गया था, अब उसे फेंक देंगे। और फेंक करने के बाद फेंक देने के बाद वॉश भी करेंगे। वॉश इट प्रॉपरली विद डिस्टिल वाटर। ठीक है, हमें टेप वाटर से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि टेप वाटर में खुद हो सकता है वो एसिडिक नेचर का हो, तो हमारी रीडिंग डिस्टर्ब होगी। तो एक अच्छे केमिस्ट के लिए तरीकाकार यही होना चाहिए कि वो डिस्टिल वाटर यूज करे। तो खैर, उसको डिस्टिल वाटर से जो है प्रॉपरली जो है वॉश करने के बाद रिंस भी वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, लेकिन अब हम उसको जीरो तक नहीं लेके जाएंगे ब्यूरेट को, बल्कि वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जो हमने कंटिन्यू किया था उसकी रीडिंग्स हमने नोट कर ली, जो कि मैं आपको यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ कि नेक्स्ट रीडिंग जो हमारे पास आई थी, वो आई थी 20.7 पर। अब अगर 20.7 पर आई थी नेक्स्ट रीडिंग, तो इनिशियल हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 10.3 से किया था। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो सेकंड रीडिंग आई है वो 20.7 पर आई है। अच्छा, लेकिन ये 20.7 तो है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 10.3 से। तो वॉल्यूम कंज्यूम कितना हुआ? तो उसको हम क्या करेंगे, 20.7 में से 10.3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास 10.4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10.4। 10.4 आ गया डिफरेंस, इसीलिए हम डिफरेंस निकालते हैं। अच्छा, अब हम फिर 20.7 के बाद हम ब्यूरेट को फिल नहीं करेंगे, बल्कि नेक्स्ट रीडिंग लेंगे। और वो आ गया आपके पास 20.7 से हमने स्टार्ट लिया था, तो हमारे पास जो रीडिंग आई थी वो आई थी 31, एग्जैक्ट 31 आई थी। तो अब आप 31.0 में से 20.7 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1 कैरी किया, 3 हो गया। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 रह गया, यहाँ पे फिर 10। तो आपके पास फिर ये रीडिंग आ गई 10.3।
तो अब आप ये देखिए कि आपको जो टाइटर आया, यानी कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ 10 ml एसिड को 10 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये दो रीडिंग रिपीट हो रही है ना, तो कॉन्कॉर्डेंट इसी को कहते हैं। अगर यहाँ पे भी हमें कॉन्कॉर्डेंट नहीं मिलती तो हम एक टाइट्रेशन और करते हैं। तो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आ गई आपके पास 10.3। कॉन्कॉर्डेंट का मतलब होता है एक जैसी रीडिंग। एक जैसी रीडिंग इसलिए ली जाती है ताकि हम बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ जाएं। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि हमारे यहाँ क्योंकि जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग रिक्वायर्ड होती है कई जगहों पर, ठीक है, वरना आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो समटाइम्स हमें कॉन्कॉर्डेंट की ज़रूरत नहीं होती, हम एवरेज भी ले सकते हैं, लेकिन हर एक का एवरेज नहीं लेंगे। इफ़ टू रीडिंग्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, रिलायबल हैं, तो फिर उसका एवरेज लेते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे जो सिलेबस है उसके मुताबिक हमें कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लेना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो वो हो गई आपके पास जो आपने परफॉर्मेंस की, आपकी जो टाइट्रेशन की परफॉर्मेंस है, ये रीडिंग वहां से आती हैं। और अगर आपके पास दो कॉन्कॉर्डेंट नहीं आ रही हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए, या डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी आपको सोचना चाहिए कि फिर हमारे हैंडलिंग में कोई एरर है, तो रिपीट कर लीजिए। हमें चौथे स्टेप या पांचवें स्टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं पे काफ़ी है। अच्छा, अब हमारे पास जो नॉर्मेलिटी है, मालूम किया गया है कि नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर आपको याद हो तो ऑब्जेक्ट में इसकी नॉर्मेलिटी ऑलरेडी रिटर्न थी। वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी मालूम होना चाहिए। नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, ये हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ HCl ये तो हम ले चुके हैं 10 ml। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ HCl। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट में लिखी थी n/20। n/20 का मतलब है 1/20n। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 0.05 नॉर्मल, और इट 0.0 नॉर्मल, ये हमें मालूम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम है जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आती है, यानी ये 10.3। तो 10.3 को हम यहाँ लिख लेंगे, 10.3 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और ml भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें वैसे टेबल में मेंशन करना चाहिए, ये सब सेंटीमीटर क्यूब या ml एक ही बात है। अच्छा, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl तो हमें कैलकुलेट करना है, हमें मालूम ही नहीं है, यही तो अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन है। और HCl का वॉल्यूम हमने पिपिट आउट किया था, दैट वाज द 10 ml। 10 सेंटीमीटर क्यूब या 10 ml। अब रह गई बात N2। N2 आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन के लिए अब आइए देखते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है। ऑब्जेक्ट ये था, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम चले हैं आगे। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन में देखते हैं टू फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ HCl। तो हम एक तरफ अभी जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाते हैं। तो जो अननोन होता है उसे आप लेफ्ट पर लिख लीजिए और नॉन को राइट पर लिख लीजिए। अगर हम पिछली स्लाइड में नोट करें तो हमने N1V1 जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कहा है, तो और N2V2 जो है HCl के लिए कहा है। तो जैसा हमने कहा है उसी के लिहाज से हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे आ गया ये N2V2 इज इक्वल टू N1V1। N1 हमने नॉर्मलिटी उसकी देखी थी, कितनी आई थी, 0.05 गिवन थी हमें। वॉल्यूम इसकी ब्यूरेट रीडिंग थी जो कि 10.3 थी। N2 हमें मालूम करना है, यानी नॉर्मलिटी ऑफ HCl। और V2 हमें मालूम है जो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब है। तो फिर हमारे पास आ जाता है N2 इज इक्वल टू
0.05 into 10 raised to into 10 into 10.3 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है 0.05 से थोड़ा सा ही ग्रेटर होगा। तो उसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में कि हमारे पास इसका क्या आंसर है। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है नॉर्मेटिव 0.0515 n। So this is the normality of HCl। तो हम यहाँ पर अपने रिजल्ट में लिख सकते हैं the normality of the given solution of HCl is 0.0515 नॉर्मल। तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट। अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, अमाउंट के लिए हमें ये भी देखना है कि अमाउंट कितना वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ HCl इन ग्राम पर 500 सेंटीमीटर क्यूब। अमाउंट के लिए यानी ग्राम में हमें अमाउंट चाहिए, यानी मास चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? फार्मूला ये होता है कि हम इसकी लेंगे नॉर्मेलिटी, उसका लेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट पे हम बात करेंगे अभी मजीद। और साथ में हम लेंगे इसके वॉल्यूम जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में गिवन होती है, ऑब्जेक्ट में गिवन वॉल्यूम है। अच्छा, तो अब देखना यह है कि हमारे पास जो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है उसकी यूनिट क्या है। जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में 1000 यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो आप उसको अलग से कर लीजिए। आप 500 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करके डेसीमीटर क्यूब में पहले ही कन्वर्ट कर लें। तो फिर यहाँ पे इस 1000 की जरूरत नहीं है। बात एक ही, आप इस तरह से सॉल्व करें या किसी और तरीके से सॉल्व करें। ख्याल ये रखना है कि अगर आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में जो वॉल्यूम गिवन है वो डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ होगा तो फिर यहाँ 1000 नहीं लिखना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज को पुट करते हुए कैलकुलेशन कर लेना है। यानी 0.0515, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज 36.5। क्यों होता है मैं आपको अलग से कैलकुलेट करके बता दूंगा। इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हम कैलकुलेटर ही यूज कर लें। अच्छा, तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आया है 0.9398। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.94 ग्राम। तो रिजल्ट में इसको भी शामिल कर लेते हैं हम। द अमाउंट ऑफ HCl in 500 centimeter cube
यानी जो सोल्यूशन आपको दिया गया था उसके 500 सेंटीमीटर क्यूब में इज 0.94 ग्राम, 0.94 ग्राम। या इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ HCl इन ग्राम पर 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.94 ग्राम। आमतौर पर इस तरह से रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन आपको सोचिए कि यहाँ पर ग्राम का होना ज़रूरी है। यहाँ पे तो लफ्ज़ अमाउंट है, अमाउंट से मतलब यहाँ पे हम क्वेश्चन में जो हमने लिखा था अमाउंट इन ग्राम, क्योंकि अमाउंट तो मोल को भी कहते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि अमाउंट को आपको ग्राम में लिखना है। तो ठीक है, ग्राम में लिख लिया हमने इसको। तो आप इस तरह से लिख दें, इस तरह से लिख दें, दोनों तरीका सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन में देखें तो यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया था इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो देखें, अगर हम किसी एसिड या बेस के लिए बात करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट होता है उसके मोलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दीजिए, यानी मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब अगर हम HCl की बात करें तो HCl का मोलर मास 36.5 है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, सो 1 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 36.5। अच्छा, इसकी बेसिसिटी 1 है, तो इसलिए वो तमाम एसिड जो मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है एक ऐसा एसिड जो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन रखता है। अगर हम HCl का इक्वेशन देखें तो वहां भी क्या है, इसने एक ही हाइड्रोजन आयन दिया है ही एक इसके पास, और यही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, तो इसकी बेसिसिटी 1 है। अगर किसी की बेसिसिटी 2 होती तो फिर 2 से डिवाइड करते, जैसा कि आगे किसी और एक्सपेरिमेंट में आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। एसिड्स और बेस के लिए अलग हैं, वीक बेसिक बेसिस के लिए अलग हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट के लिए अलग हैं। असल में इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये होता है कि कितने ग्राम HCl इक्विवेलेंट है कितने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो 36.5 ग्राम HCl इज इक्विवेलेंट टू 40 ग्राम ऑफ NaOH। इसको हम पीछे केमिकल इक्वेशन में देख सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल शुरू में जहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशंस लिखी थी। तो केमिकल इक्वेशन में ये बात बहुत वाजह है। देखें, अब आप यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में देखिए, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इसका 1 मोल यूज हुआ है, इसका भी 1 मोल यूज हुआ है। तो अगर दोनों का 1 मोल यूज हो रहा है तो इसका मतलब है इसके 1 मोल का मास कितना है, 40 ग्राम। आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसके 1 मोल का मास कितना है, इसके 1 मोल का मास जो है हमारे पास अभी कैलकुलेट किया है 36.5 है। तो यानी इसका मतलब है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 36.5 ग्राम HCl रिक्वायर्ड होता है, या वाइस वर्सा कर लें कि 36.5 ग्राम HCl के लिए 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, और थोड़ा सा आपने खास तौर पे वो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं देखी है, नहीं की है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। गॉट इट? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टाइट्रेशन के साथ डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे जिसमें हम नॉर्मलिटी, मोलैरिटी और इक्विवेलेंट वेट वगैरह कैलकुलेट करना सिखाएंगे इंडिविजुअली, वो बिल्कुल ही सेपरेट वीडियो में।